हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फूलपुर एजुकेशनल एकेडमी में। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आज पढ़ते हैं 10th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसके टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी पर चर्चा करेंगे। तो बहुविकल्पी के साथ साथ आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी जो रासायनिक समीकरण होता है उस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। तो चलिए हम एक संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं। N2 3H2 आपका क्या बन जाएगा 2NH3 यानी क्या बन जाएगा अमोनिया गैस। तो माने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। तो यहां आप ध्यान से देखिएगा कि नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है और दाईं तरफ जो यह बन रहा है उत्पाद, इसमें भी परमाणुओं की संख्या नाइट्रोजन कितनी है 2 है। तो जानकारी के लिए बता दें कि अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उनको अभिकारक कहा जाता है और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसको प्रोडक्ट यानी उत्पाद कहा जाता है। तो यहां नाइट्रोजन की संख्या 2 है, दाईं तरफ भी उत्पाद में भी नाइट्रोजन की संख्या 2 है। हाइड्रोजन 3 दूना 6 और दाईं तरफ भी हाइड्रोजन क्या है 6 है। माने कि बाईं तरफ जो है तत्वों के परमाणुओं की संख्या और दाईं तरफ तत्वों की परमाणुओं की संख्या क्या है, सेम है। जैसे मान लीजिए आप अगर जो है चक्की पर जाएंगे और 10 केजी आप क्या ले जाएंगे गेहूं, 10 केजी गेहूं ले जाएंगे तो आपको जो है उसके बदले में क्या मिलेगा 10 केजी आटा। माने जो अभिकारक जितना है आपका उतना ही आपको क्या मिलेगा उत्पाद मिलेगा। यही क्या है द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि द्रव्य ना तो नष्ट किया जाता है ना तो उत्पन्न किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। इसी वजह से जितने अभिकारक रहेंगे उतनी ही मात्रा में क्या बनेगा उत्पाद बनेगा। इसीलिए जो है समीकरण को क्या किया जाता है संतुलित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम करेक्ट हो जाएगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए समीकरण को क्या किया जाता है संतुलित किया जाता है। तो अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी कौन सी अभिक्रिया कर रहा है, संयोजन अभिक्रिया कर रहा है। तो जानकारी के लिए आपको बता दें संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक या संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो योगात्मक अभिक्रिया और क्या कहते हैं संकलन अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि कई रासायनिक समीकरण अगर लिखे हों आप ट्रिक के माध्यम से कैसे बता सकते हैं कि यह क्या है संयोजन अभिक्रिया है। तो हमने अभी इसके पहले ही बताया कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक कहा जाता है और इसके फलस्वरूप जो बनता है उसको क्या कहते हैं उत्पाद कहते हैं। अगर उत्पाद की तरफ आपको प्लस दिख गया, उत्पाद की तरफ क्या दिख गया प्लस दिख गया, तो इसका मतलब यह योगात्मक अभिक्रिया नहीं है। उत्पाद की तरफ आपको क्या नजर आना चाहिए, अगर प्लस नजर आ रहा है तो वह योगात्मक अभिक्रिया नहीं है, अगर जो है प्लस नहीं है तो वो क्या है योगात्मक अभिक्रिया है। तो पहले समीकरण में हम देख लेते हैं, यहां दाईं तरफ हमें क्या नजर आ गया प्लस नजर आ गया, इसका मतलब यह योगात्मक अभिक्रिया नहीं है। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, यहां भी उत्पाद में हमको प्लस नजर आ गया, यह भी योगात्मक अभिक्रिया नहीं है। और ये तीसरा ऑप्शन देखते हैं, यहां देखिए उत्पाद में प्लस नहीं नजर आ रहा है। चौथे ऑप्शन को भी देख लेते हैं तब दोनों में कंफर्म करते हैं। तो चौथे ऑप्शन में भी देखिए दाईं तरफ आपको क्या नजर आ गया प्लस, तो यह भी योगात्मक अभिक्रिया नहीं है। तो इसका मतलब यह जो सी ऑप्शन है यह हमारा क्या हो जाएगा योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगा। तो योगात्मक अभिक्रिया का हम डिफिनीशन समझ लेते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक पदार्थ का निर्माण करें, केवल एक पदार्थ का निर्माण करें। यानी बाईं तरफ
कई लोग मिले हों, लेकिन दाईं तरफ जो आपका उत्पाद बनेगा वह सिंगल बनेगा, तो हमारा क्या कहलाएगा? योगात्मक अपक्रिया कहलाएगा। जैसे आप उदाहरण में समझ सकते हैं, जैसे घर बनाने में आपका क्या कई मटेरियल लगता है, गिट्टी लगता है, बालू लगता है, सीमेंट लगता है, सरिया लगता है, माने कई मटेरियल लगता है और बाद में लास्ट में आपका क्या बन गया? घर। यानी अभिकारक में आपके कई प्रोडक्ट हैं, उत्पाद में एक पदार्थ बन गया, क्या बन गया? घर का निर्माण हो गया। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें कई पदार्थ आपस में भाग लें, लेकिन अपक्रिया के फलस्वरूप केवल एक पदार्थ का निर्माण हो। जैसे हम दूसरा एग्जांपल योगात्मक अपक्रिया का ले सकते हैं। जैसे आपको शरबत बनाना है तो चीनी प्लस पानी, इसमें आप नमक भी डाल सकते हैं स्वाद के लिए, और प्लस जो है चीनी, पानी, नमक प्लस आप जो है नींबू भी डाल सकते हैं, तो आपका क्या बन गया? शरबत बन गया। तो माने कई पदार्थ आपस में मिले और निर्माण केवल जो है कई पदार्थ का हुआ? एक पदार्थ का केवल निर्माण हो रहा है, तो आपका क्या कहलाएगा? योगात्मक अपक्रिया कहलाएगा। तो चलिए अगले पॉइंट पर हम पहुंचते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? दिया Fe प्लस CuSO4 यानी कापर सल्फेट, इसके फलस्वरूप बन क्या रहा है? फेरस सल्फेट और कापर, यानी Fe प्लस CuSO4 आपका बन रहा है फेरस सल्फेट प्लस Cu। कह रहा है कि यह किस प्रकार की अपक्रिया है, या किस प्रकार की अपक्रिया है? पहला ऑप्शन है संयोजन अपक्रिया, दूसरा अपघटन अपक्रिया, तीसरा विस्थापन, चौथा का है आपका द्विविस्थापन अपक्रिया। तो यहां पर आप ध्यान से इस समीकरण में देख सकते हैं कि अभिकारक के क्रिया के फलस्वरूप ही उत्पाद का निर्माण होता है। तो अभिकारक में हो क्या रहा है, यहां आप ध्यान से देख सकते हैं। फेरस जो है कापर को उसकी जगह से हटा दिया और सल्फेट के साथ कौन जुड़ गया? फेरस जुड़ गया। तो यानी इसमें होता क्या कि फेरस क्या है? प्रबल है। फेरस क्या है? प्रबल है, और कापर क्या है आपका? दुर्बल है। जब फेरस प्रबल है तभी वह फेरस कापर को क्या किया? उसके यौगिक से हटा दिया। जैसे आप कुर्सी पर बैठे हैं, कोई मनमानी कर रहा है, आया आपको खींचकर कुर्सी से क्या किया? उठाकर आप कुर्सी पर बैठ गया। अगर वह आपको हटाकर कुर्सी पर बैठा, इसका मतलब वह आपसे क्या है? प्रबल है। अगर दूसरा कोई बैठा है और आप उसे हटाकर क्या किए? कुर्सी पर बैठ गए, इसका मतलब आप उससे क्या है? प्रबल है। तो फेरस क्या है? प्रबल है। कापर क्या है? दुर्बल है। फेरस क्या करेगा? कापर को उसके यौगिक से, उसकी कुर्सी से क्या करेगा? धक्का मार के हटा देगा, उसकी जगह स्वयं जुड़ जाएगा। तो यहां देखिए कापर क्या हो गया? अलग हो गया। तो जब इस प्रकार की अपक्रिया होती है तो इसको विस्थापन क्या कहते हैं? विस्थापन या प्रतिस्थापन। इसको विस्थापन या क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो यह हमारा क्या कहलाता है? विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाता है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? विस्थापन इज अ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से कौन सी उष्माक्षेपी अपक्रिया, कौन सी अपक्रिया उष्माक्षेपी अपक्रिया का बात कर रहा है? तो एक पॉइंट आपको बता दें, उष्मा का मतलब होता है ऊर्जा या उष्मा हो गया। क्षेपी माने का होना है? फेंकना या उत्सर्जित करना। फेंकना या क्या हो जाएगा? उत्सर्जित करना। माने ऐसी रासायनिक अपक्रिया, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसके फलस्वरूप उष्मा उत्सर्जित होती है, यानी उष्मा क्या होती है? मुक्त होती है, उसे क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अपक्रिया। वह क्या कहलाएगा? आपका उष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाएगा। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला प्रकाश संश्लेषण, दूसरा आपका श्वसन है, तीसरा अपघटन, और चौथा आपका क्या है? वाष्पीकरण है। तो इसमें हम एक पॉइंट बता देते हैं कि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है C6H12O6, यह किसका सूत्र है? ग्लूकोज का सूत्र है। यह जब हम सांस लेते हैं, जब क्या करते हैं? श्वसन करते हैं, तो ऑक्सीजन हम सांस के फलस्वरूप जो है श्वसन में हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो यह ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, इससे क्रिया करता है, तो यह बना लेता है 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस क्या बनाता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। माने
कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, सांस ऑक्सीजन लेते हैं, निकालते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ग्लूकोज से ऑक्सीजन क्या करता है, ब्रेक डाउन होता है, तो हमारा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसी के साथ क्या मुक्त होता है, ऊर्जा मुक्त होता है। हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। इसका मतलब जो श्वसन क्रिया है उससे ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती, ऊर्जा निकलती है। तो हमारा जो श्वसन हो जाएगा या क्या हो जाएगा, राइट आंसर। माने श्वसन कौन सी अपक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। CaCO3 को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, CaCO3 को, इसका नाम क्या है CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, तो यहां देख सकते हैं आप CaCO3, इसको जब क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। CaCO3 को गर्म करने पर तो इसके अणु क्या होते हैं, वियोजित हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं। तो इस क्रिया को कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन। वियोजन को अपघटन भी कहा जाता है, चाहे आप उसमें वियोजन कहिए चाहे ऊष्मीय अपघटन कहिए। तो यह जब गर्म किया जाता CaO प्लस CO2 माने कैल्शियम ऑक्साइड, CaO को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो यह किसमें टूटता है, CaO प्लस CO2 माने कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड में। और यही अपक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। माने CaCO3 जब टूटेगा तो CaO और CO2 में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो MgO पानी के साथ मिलकर बनाता है, MgO माने मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कह रहा है कि यह जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है अगर यह पानी से क्रिया करे, पानी के साथ मिल जाए तो ये बनेगा कौन सा यौगिक बनेगा। तो यहां आप ध्यान पूर्वक देख सकते हैं, चाहे तो आप ऑप्शन से ही कुछ चीजों को हटा सकते हैं, गलत ऑप्शन को हटा सकते हैं। जैसे MgO H2O है, यहां देखिए Cl2 है, क्लोरीन है, तो इसका मतलब इसमें क्लोरीन है नहीं, तो क्लोरीन हो नहीं सकता। इसके बाद आपका जो है O है, H है, तो OH तो है ही, मैग्नीशियम भी है। यहां देखिए S यानी सल्फर है, तो इसमें कहीं सल्फर नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी और डी ये हो नहीं सकते। इसके बाद ऑप्शन नंबर ए में देखिए कार्बन है, तो कार्बन हो नहीं सकता। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी बुद्धि का उपयोग करके इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हैं, बहुविकल्पी का उत्तर दे सकते हैं। तो यहां आप ध्यान से देखिएगा, तो बन जाएगा आपका MgOH का ट्वाइस। जब कोष्टक बंद करके बाहर 2 लिखा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, ट्वाइस कहते हैं। तो MgO और प्लस H2O आपका मिल जाएगा, मिलकर क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। तो चलिए अगले ऑप्शन पर पहुंचते हैं। किसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते, किसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते। पहला ऑप्शन है असमान परमाणु हो, दूसरा है समान परमाणु संख्या, तीसरा है समान आयतन, चौथा आपका क्या है, समान दाब। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया कि संतुलित समीकरण उसको कहते हैं जिनमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर हो। तो जब परमाणुओं की संख्या बराबर होगा तो आपका वह क्या कहलाएगा, संतुलित समीकरण। तो हमने एग्जाम्पल भी क्या दिया था, यही सेम एग्जाम्पल दिया था, N2 + 3H2। अब क्रिया करने पर क्या बनेगा, 2NH3। माने अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो, तो वह समीकरण हमारा क्या कहलाएगा, संतुलित कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो जिंक प्लस H2SO4, H2SO4 को कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को तेजाब भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? तेजाब कहते हैं। तेजाब का सूत्र क्या होता है? H2SO4। इस अभिक्रिया में निकलने वाली गैस कौन सी है? तो माने Zn प्लस आपका क्या है? H2SO4। तो कह रहा कि यह जो अभिक्रिया होगी इसमें कौन सी गैस रिलीज होगी, निकलेगी कौन सी गैस? तो आप ध्यान से देख सकते हैं जिंक क्या है? प्रबल है। हाइड्रोजन क्या है? दुर्बल है। तो होगा क्या कि जब जिंक को हाइड्रोजन सल्फेट के यानी तेजाब में डाला जाएगा तो यह जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन से प्रबल है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। इसके पहले हमने कौन सी अभिक्रिया एक आपको बताई थी? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसी के कारण होगा क्या कि यह बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कौन सी गैस विस्थापित हो जाएगी, रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा आपका? रिलीज होगा। तो यहां जो है ऑप्शन में क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यह हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? ऑप्शन ए में है गैस, ऑप्शन बी केवल जल, ऑप्शन सी लवण और जल, ऑप्शन डी क्या है आपका? अम्ल है। तो चलिए हम समझ लेते हैं विस्तार पूर्वक कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है क्या। इसको अंग्रेजी में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो होता क्या कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। एक हम अम्ल ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस एक क्षार ले रहे हैं NaOH। यह क्या बनाएगा? NaCl यानी साल्ट यानी लवण बनाएगा तथा किसका निर्माण करेगा? जल का निर्माण करेगा। तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? लवण तथा जल का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। तो इसमें क्या दिया कि संक्षारण को रोकने की उपयुक्त विधि है। संक्षारण को रोकने की क्या है? उपयुक्त विधि है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं संक्षारण होता क्या है। इसको सामान्य भाषा, गांव की भाषा में क्या कहते हैं? मूर्छा लगना या जंग लगना। तो लोहे में क्या होता है? वायु और नमी की उपस्थिति में लोहे में क्या होती है? भूरे रंग की परत जम जाती है। उसी को क्या कहते हैं? संक्षारण या जंग लगना कहते हैं। तो उसके रोकने की, उसके बचाव की उपयुक्त विधि माने सबसे अच्छी विधि कौन सी है? पहला है दहन, दूसरा है गैल्वेनीकरण, तीसरा का है अपघटन, चौथा का है प्रकाश। तो संक्षारण को रोकने के लिए 2-3 विधियां अपनाई जाती है। पहला होता है पेंट करना, माने कि लोहे से बनी वस्तु को आप क्या कर दीजिए? पेंट कर दीजिए। वो संक्षारण को रोकने में काम आता है। ग्रीस या तेल लगाकर। थर्ड पॉइंट है गैल्वेनीकरण। तो यह गैल्वेनीकरण क्या होता है कि लोहे से बनी वस्तु पर हम जिंक की क्या लगा देते हैं? पॉलिश लगाते हैं। जिंक को पिघलाकर उसमें पॉलिश लगा दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि संक्षारण को रोकने की उपयुक्त विधि क्या है? गैल्वेनीकरण। जैसे आपने घर में देखा होगा गेहूं रखने के लिए, चावल रखने के लिए ड्रम आता है, तो उस पर जिंक की क्या लगी होती है? पॉलिश लगी होती है, जिसके कारण वह जल्दी खराब नहीं होता है, माने जंग उसमें जल्दी नहीं लगता है। तो उसी क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। अगले हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। कौन सी अभिक्रिया ऊर्जा उत्पन्न करती है? कौन सी अभिक्रिया ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो हमने श्वसन वाले पॉइंट में आपको बताया था कि ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें क्या उत्पन्न हो रहा है? ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, माने उष्मा वो क्या कर रहा है? उत्पन्न कर रहा है, फेंक रहा है
उत्सर्जित कर रहा है तो उसी को क्षेपी कहा जाता है। तो ऐसी रासायनिक क्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का होती है, उत्पन्न होती है, उसे कहा जाता है ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर दिया ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी का मतलब होता है ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें ऊष्मा का होती है अवशोषित होती है, ऊष्मा का होती है अवशोषित होती है, यानी ऊष्मा की और जरूरत होती है, वह क्या कहलाती है आपका ऊष्मा शोषी। अपघटन अपक्रिया माने ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का अपघटन होता है, माने अपघटन माने टूटना, अपघटन माने टूटना। कोई एक पदार्थ होता है वह क्या होता है कई अन्य पदार्थों में टूट जाता है। जैसे आप शीशा एक ले लीजिए और उसको जमीन पर क्या कर दीजिए, पटक दीजिए, तो वह कई टुकड़ों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उसका क्या हो गया, अपघटन या वियोजन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है राइट आंसर, की ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है, तो वह अपक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्मा क्षेपी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो समझ लेते हैं, परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक भौतिक और एक आपका क्या है रासायनिक। भौतिक परिवर्तन जो होता है इसमें वस्तु का आकार बदल जाता है, लेकिन उनकी जो आणविक संरचना है, आणविक संरचना है वह नहीं बदलती। अर्थात किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, वह आपका क्या है भौतिक परिवर्तन है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पूरा का पूरा पदार्थ ही चेंज हो जाता है, यानी नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। और एक पॉइंट समझ लेते हैं, भौतिक परिवर्तन में वस्तु को किसी विधि द्वारा उसके रूप में लाया जा सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पुनः वह पदार्थ जो है अपनी पहली अवस्था में नहीं आता है। जैसे देखिए बर्फ का पिघलना, यहां पानी का जमना, दोनों एक साथ समझ लेते हैं कि यह जो बर्फ है इसको पिघलाकर हमने क्या बना दिया, पानी बना दिया। फिर पानी को ठंडा करके जमा कर क्या बना दिया, बर्फ बना दिया। तो यह कौन सी परिवर्तन हो गई हमारी, भौतिक परिवर्तन की। पुनः उस विधि द्वारा हमने उसको क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। कागज काटना, यह भी हमारा क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अगर ये इसी कागज को हम क्या कर दे रहे हैं, जला दे रहे हैं, कागज को क्या कर दे रहे हैं, जलाकर राखी बन गया, तो हमारा क्या है रासायनिक परिवर्तन, उस राखी से फिर कागज नहीं बनेगा। तो ऑप्शन जो सी है, दूध का खट्टा होना, यह हमारा कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन। इस ऑप्शन में यह भी दे सकता था कि दूध का दही बनना, दूध का दही बनना, यह भी क्या हमारा रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दही से पुनः दूध बनाया नहीं जा सकता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। चलिए अगले स्टेप पर पहुंचते हैं। तो बोर्ड एग्जाम नजदीक है, इसलिए जो है यह रैपिड फायर की तरह जो है आपको इन सभी प्रश्नों को तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए अगला ऑप्शन हम देखते हैं कि संक्षारण अधिक तेजी से होता, संक्षारण अधिक तेजी से होता कब जो है जंग लगने की क्रिया तीव्र गति से होती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा शुष्क वायु में, दूसरा ऑप्शन है आर्द्र वायु में, तीसरा ऑप्शन है निर्वात में, और चौथा का है शुद्ध ऑक्सीजन में। तो देखिए जंग कब लगता है, वायु और नमी की उपस्थिति में, वायु और नमी की उपस्थिति में क्या लगता है, जंग लगता है। शुष्क वायु मतलब वायु शुष्क हो तो इसमें जो है जंग नहीं लगेगा। आर्द्र वायु, आर्द्र का मतलब होता है उसमें क्या होगा, नमी होगा, तो आर्द्र वायु में जंग क्या लगेगा, तीव्र गति से लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले ऑप्शन पर पहुंचते हैं, अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। किसी अपक्रिया के अंत में बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है। तो इसको शुरू में ही चर्चा किया गया था कि जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उन पदार्थों को क्या कहा जाता है, विकारक। और अपक्रिया के फलस्वरूप या तीर का निशान लगाया जाता है, इसके दाएं तरफ जिसका निर्माण होता है उसको क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यह बड़ा ही
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। दिया क्या गया है, AgNO3 प्लस NaCl। अब क्रिया करने पर निर्माण किसका हो रहा है, AgCl प्लस NaNO3। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि अभिकारक में हो क्या रहा है। यहां देखिए Ag किसके साथ जुड़ा है, NO3 के साथ जुड़ा है, लेकिन यही Ag किसके साथ जुड़ जाएगा, AgCl माने क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। किसका निर्माण कर लिया, AgCl माने सिल्वर क्लोराइड का निर्माण कर लिया। अब इसके बाद जो है यह तो पहला परिवर्तन हुआ, पहले व्यक्ति का स्थान क्या हो गया, चेंज हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो सोडियम है वह पहले किससे जुड़ा था, क्लोरीन से जुड़ा था, अब किससे जुड़ गया, NO3 से जुड़ गया। तो सोडियम जो है दूसरा व्यक्ति है जिसने स्थान क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, स्थान अपना बदल दिया। यानी कि इनका क्या हो गया, हेर फेर। माने Ag के साथ NO3 था और Na के साथ Cl था, तो हुआ क्या कि Na ने अपना Cl किसको दे दिया, Ag को दे दिया, Ag ने अपना NO3 किसको दे दिया, NO3 सोडियम को दे दिया। तो इससे क्या हो गया, आयनों का हेर फेर हो गया, माने परमाणुओं का क्या हो गया, हेर फेर हो गया। तो जब आयनों की अदला बदली के फलस्वरूप नए प्रकार के यौगिक का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया। या समझ सकते हैं पहला व्यक्ति अपना स्थान बदला, दूसरा व्यक्ति बदला, दो लोग विस्थापित हो गए। कई लोग, दो लोग विस्थापित हो रहे हैं, जिसके कारण इसका नाम क्या हो गया, द्विविस्थापन अपक्रिया हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर कि यह कौन सी अपक्रिया है, द्विविस्थापन अपक्रिया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। धातु को जंग से बचाने की विधि नहीं है। यह केयर कीजिएगा कि यहां क्या बोल रहा है, नहीं है कि धातु को जंग से बचाने की विधि नहीं। इनमें से कौन सी वह विधि है जिससे जंग, धातु को जंग से बचाने की विधि नहीं, जिससे जंग नहीं लगेगा। आप देखिए पेंट करना, पेंट जो है धातु को जंग से बचाने की क्या है, विधि है। दूसरा तेल लगाना, नम हवा में रखना, और डी का है गैल्वेनाइजेशन। तो शुद्ध धातु को जंग से बचाने की विधि नहीं है। इसमें कौन है जो जंग से बचाने की विधि नहीं है, तो नम वायु में रखना। अगर जो है हम धातु को नम वायु में रखेंगे तो क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा। लेकिन यहां क्या कर रहा है, जंग से बचाने की विधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसके बाद जो है हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। तो यह देखिए CaO है आपका क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसे क्या कहते हैं, सूखा चूना। इसे क्या कहते हैं, सूखा चूना। यह क्या है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे कहते हैं बुझा चूना। इसे क्या कहेंगे, बुझा चूना। माने कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में डालेंगे तो यह कौन सा चूना बनता है, बुझा चूना बनता है। Na2CO3, Na2CO3, Na2CO3 को कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। यानी यह क्या होता है, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट आपका क्या होता है, खाने वाला सोडा होता है। तो CaCO3 आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा चूना पत्थर। यह किसका फार्मूला है, चूना पत्थर का फार्मूला है। इसको क्या कहते हैं, संगमरमर। क्या कहते हैं, संगमरमर। संगमरमर से किसका निर्माण हुआ है, दताज यानी ताज महल, जो कि कहां स्थित है, आगरा में स्थित है। इसके बाद अगले ऑप्शन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बेकिंग सोडा का सूत्र है, बेकिंग सोडा का सूत्र है। तो बेकिंग सोडा को कहते हैं खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा क्या कहते हैं, नहीं सॉरी, बेकिंग सोडा है आपका, हाँ, खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा। लग रहा है पिछली जो है पॉइंट में कुछ मिस्टेक हो गया। यह जो आपका सोडियम कार्बोनेट है, यह आपका क्या है, धामन सोडा। यह आपका क्या है,
धावन सोडा है, माने जिस सोडा से हम क्या करते हैं, कपड़ा धोते हैं, वह सोडा आपका क्या है, Na2CO3। यहां थोड़ा मिस्टेक था, सुधार कीजिएगा। तो बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा। तो यह देखिए आपका Na2CO3 है, तो यह आपका क्या हो गया, धावन सोडा हो गया। इसके बाद आपका CaCO3, इसके अगले ऑप्शन में आपने पढ़ा कि आपका है चूना पत्थर। क्या है आपका, चूना पत्थर यानी संगमरमर है। इसके बाद यह क्या है, NH4Cl, इसे कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का एक और नाम है जिसे कहते हैं नौसादर। क्या कहते हैं, नौसादर कहा जाता है। तो NaSCO3 यह आपका क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा। NaSCO3 आपका बेकिंग सोडा यानी खाने वाले सोडे को क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है, NaSCO3। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। कह रहा कि MgO में Mg का हुआ है, Mg का हो गया, इसे समझ लेते हैं। अपचयन हो गया Mg का, कि ऑक्सीकरण हो गया, कि उदासीनीकरण हो गया, कि क्या हो गया, विस्थापन हो गया। तो MgO पहले का था MgO था, बाद में क्या बन गया, Mg बन गया। इसका मतलब ऑक्सीजन इसमें से क्या हो गया, निकल गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया। तो एक पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन का निकलना आपका क्या कहलाता है, अपचयन। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। इसी ऑक्सीकरण का एक और नाम है जो कि इस नाम से भी कभी कभी पेपर में क्वेश्चन बन जाता है, ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहा जाता है। यह दोनों नाम आप याद रखिएगा। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि MgO में Mg का क्या हो गया, अपचयन हो गया। इसके बाद जो है हम अगला 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि रासायनिक समीकरण में तीर दर्शाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया जब लिखी जाती थी, यह जो तीर लिखा है वह क्या दर्शाता है आखिर। पहला है योग, योग माने जोड़, जुड़ाव को दर्शाता, बी घटाना दर्शाता है, सी किसको दर्शा रहा है, अभिक्रिया की दिशा को दर्शा रहा है, और डी का है बराबर। तो यह तीर किसको दिखाता है, दिशा को दिखा रहा है। किसको दिखाएगा, यह दिशा को दिखाता है कि इसी दिशा में अभिक्रिया हो रही है, यानी यह जो अभिकारक है यह आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो यह उत्पाद की क्या बताता है, दिशा बताता है कि इस दिशा में क्या बन गया है, उत्पाद बन गया है। तो यह क्या हो जाएगा, सी माने अभिक्रिया की दिशा, इज क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डालने पर, एक लोहे की हम कील ले लेंगे और कॉपर सल्फेट का क्या रहेगा, विलयन। इसमें लोहे की कील हम कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या करेंगे, डाल देंगे, तब क्या होगा, यह पूछ रहा हमसे। कोई परिवर्तन नहीं, पहला ऑप्शन। तो यह तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई परिवर्तन ना हो, तो पहला ऑप्शन ही गलत। लोहा जमता है, इसके बाद तांबा जमता है और गैस निकलती है, तो होगा क्या कि इसका मतलब हम फेरस क्या डाल रहे हैं, फेरस, लोहे को Fe से दिखाते हैं। यह क्रिया किससे कर लिया, कॉपर सल्फेट से क्रिया कर लिया। तो अभी इसके पहले आपने विस्थापन जो है अब क्रिया पढ़ा। फेरस क्या है, प्रबल है, फेरस का है आपका प्रबल है, कॉपर का है दुर्बल है। तो फेरस क्या करेगा, कॉपर को सल्फेट से की जगह से हटा देगा, ढकेल देगा। तो यह बन जाएगा फेरस सल्फेट, का बन जाएगा फेरस सल्फेट। और यह कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। यानी कि इस विलयन में कॉपर एक जगह क्या होने लगेगा, एकत्र होने लगेगा। तो क्या जमता है, तांबा जमता है। क्यों जमता है, क्योंकि फेरस जो है उस तांबा को उसकी जगह से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो तांबा एक जगह का हो गया, जम जाएगा। इसके बाद अगले ऑप्शन पर हम पहुंचते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है, अपघटन अपक्रिया में समानता
क्या आवश्यक है। अपघटन का मतलब पहले हम समझ लेते हैं। अपघटन, अपघटन माने होता है टूटना। इसी को जो है वियोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन कहते हैं। आपने वियोजन अपक्रिया पढ़ा होगा, तो उसी वियोजन को अपघटन भी कहते हैं। यह कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। पहला है आपका उष्मीय वियोजन, दूसरा है आपका विद्युत वियोजन, तीसरा है आपका प्रकाश अपघटन। माने अपघटन माने टूटना, कोई पदार्थ का हो टूटे, कोई पदार्थ टूटे तो पदार्थ का टूटना अपघटन या वियोजन कहलाता है। तो वियोजन कितने प्रकार से टूटे? 3 प्रकार से टूटे। पहला, कोई पदार्थ अगर उष्मा देकर टूट रहा है तो वह उष्मीय वियोजन हो गया। दूसरा, अगर कोई पदार्थ जो उष्मा से नहीं टूट रहा है, विद्युत देने पर, धारा प्रवाहित करने पर टूट रहा है, विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन हो गया। तीसरा, अगर उसको हम धूप में रख दे रहे हैं तो धूप की उष्मा पाकर वह क्या हो गया? अपघटित हो गया, उसमें कोई क्रिया होने लगी, रासायनिक अपक्रिया होने लगी, तो वह क्या कहलाएगा? प्रकाश अपघटन। तो 3 तरीकों से क्या होता है? अपघटन होता है। तो यहां देखिए, पहला जल दिया, दूसरा उष्मा या विद्युत, तीसरा दाब, चौथा का है उत्प्रेरक। तो माने यहां उष्मा है, यहां का है विद्युत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड माने AgBr, AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन किस ऊर्जा के कारण होता है? सिल्वर ब्रोमाइड जो है आपका, उसका वियोजन किस ऊर्जा के कारण होता है? तो देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम कहां रख देते हैं? धूप में, यानी प्रकाश में रख देते हैं, तो उसके रंग में क्या होने लगता है? परिवर्तन होने लगता है, यानी उसमें रासायनिक अपक्रिया का होने लगती है, शुरू होने लगती है। तो प्रकाश के पाने के कारण यह Ag+ और Br- में क्या होता है? टूट जाता है। तो इसका मतलब सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन किसकी वजह से होता है? प्रकाश की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, 24। तो निम्न में से कौन सा सही संतुलित समीकरण है? तो यह क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझिएगा कि संतुलित समीकरण का यह मतलब हुआ कि दोनों तरफ जो है, दोनों साइड परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो यहां देखिए, हाइड्रोजन में H2 लिखा गया है और यहां ऑक्सीजन 1 ठो है, दाईं तरफ भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो यह भी हमारा क्या संतुलित है। अच्छा, देख लेते हैं कि और किसी क्वेश्चन में ऐसा मिस्टेक तो नहीं किया गया है। यहां देखिए 2H2O माने 2 दूना 4, नीचे गिनती सामने गिनती में गुणा होता है। 4 हाइड्रोजन, यहां देखिए 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का है O2, तो यहां भी ऑक्सीजन का है 2 एकम 2। इसका मतलब यह भी क्या है? संतुलित है। इसके बाद हाइड्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ हाइड्रोजन क्या है? 1 है, लेकिन यहाँ 2 ही का है, असंतुलित है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन क्या है? 2 है। तो यह भी का है आपका संतुलित है। तो हमें लग रहा है निम्न में से कौन सा सही संतुलित समीकरण नहीं है? ये ऑप्शन में क्या होना चाहिए कि निम्न में से कौन सा संतुलित समीकरण नहीं है? मिस्टेक से यहां क्या हो गया? सही संतुलित समीकरण। तो 3 समीकरण हमारे क्या है? संतुलित है, एक का है असंतुलित है। तो संतुलित का यह मतलब होता है कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन सी है यह क्या है? असंतुलित समीकरण, यह संतुलित नहीं है। तो यहां आप क्या बना लीजिएगा? नहीं बना लीजिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 25 क्या है कि दहन अपक्रिया में आवश्यक है। दहन अपक्रिया माने कोई पदार्थ जलता है, उसी को दहन कहते हैं। दहन माने जलना। तो दहन अपक्रिया में आवश्यक क्या है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। तो चारों में से दहन अपक्रिया में आवश्यक क्या है? तो कोई भी पदार्थ जब जलता है तो वह किसकी उपस्थिति में जलता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कोई भी पदार्थ जलता है तो किसकी उपस्थिति में जलेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
कि कोई पदार्थ का, किसी पदार्थ का दहन किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपक्रिया की गति बढ़ाने वाला पदार्थ कहलाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अपक्रिया की गति को क्या करता है? बढ़ाने वाला पदार्थ क्या है? तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। अभिकारक, दूसरा है उत्पाद, तीसरा उत्प्रेरक, चौथा का है अवक्षेप। तो अभिकारक आप जानते हैं कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक है, और इसके फलस्वरूप जो बनता है वो क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। जो अवक्षेप होता है, तो जब कोई रासायनिक अपक्रिया होती है उसमें अगर किसी ठोस पदार्थ का, क्या हुआ, कोई पदार्थ जम रहा है, किसी ठोस पदार्थ का निर्माण हो गया, तो वह पदार्थ का कहलाता है? अवक्षेप कहलाता है। और इस टाइप की अपक्रिया जो है अवक्षेपण कहलाती है, अवक्षेपण अपक्रिया कहलाती है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या बच गया? उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक अपक्रिया के वेग को क्या करता है? बढ़ा देता है। और एक पॉइंट इसके बारे में और जान लीजिए, उच्च कक्षाओं में आपको जानकारी यह मिलेगी कि उत्प्रेरक रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेता है, इस या नष्ट नहीं होता या कम नहीं होता, बस अपनी मौजूदगी में यह क्या करता है कि उस रासायनिक अपक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देता है। जैसे आपने गांव में देखा होगा कि यह 2 लोग हैं, कै लोग हैं? 2 लोग हैं, 2 पटदार ही समझ लीजिए। एक तीसरा जो है चुगली करने वाला, तीसरा जो है चुगली करने वाला आया और इन दोनों को आपस में क्या कर दिया? लड़वा दिया। दोनों को आपस में लड़वा दिया। ये जो है अब क्रिया करा रहा है, इसका वेग बढ़ा रहा है, लेकिन उसमें भाग नहीं ले रहा है। दोनों में लाठी चला, दोनों कपार फाट जाएगा और ही आराम से कहां रहेगा? दूर रहेगा। एक्को डंडा इस पर पड़ेगा नहीं। माने कि अब क्रिया बढ़ाने का जिम्मेदार है, लेकिन उसमें भाग ले रहा नहीं है, किसी तरफ से लड़ेगा नहीं, तो वही क्या कहलाएगा? उत्प्रेरक कहलाएगा। इसके बाद जो है अगले ऑप्शन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का है 27, उष्मा शोषी अपक्रिया में, उष्मा शोषी अपक्रिया में, तो इसके पहले भी इसके बारे में चर्चा हो गई है। उष्मा शोषी अपक्रिया क्या करती है? उष्मा को अगर क्या करे? अवशोषित, उष्मा को क्या करे? अवशोषित करे तो वह उष्मा शोषी हो गया, और उष्मा को उत्सर्जित करे तो वह क्या हो जाएगा? उष्मा क्षेपी। उष्मा मुक्त करे उष्मा क्षेपी, उष्मा को अवशोषित करे तो क्या कहलाएगा? उष्मा शोषित। उष्मा शोषी अपक्रिया में उष्मा निकलती है, तो उष्मा किसमें निकलती है? उष्मा क्षेपी में निकलती है। उष्मा अवशोषित होती है, तो उष्मा शोषी अपक्रिया में क्या होगा? उष्मा अवशोषित होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पर पहुंचते हैं। ऑक्सीजन अपचयन अपक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन अपचयन माने ऐसी अपक्रिया हो रही है जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और क्या हो रहा है? अपचयन। ऑक्सीकरण हो रहा है और क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो वह आपकी क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया कहलाएगी। हाँ। तो ऑक्सीकरण अपचयन माने ऐसी क्रिया जिसमें क्या हो? ऑक्सीकरण भी हो और क्या हो? अपचयन भी हो। ऑक्सीकरण हो और क्या हो? अपचयन हो। वह आपका क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया। तो यहां देख सकते हैं एक रासायनिक अपक्रिया हमारे पास है, इसको फिर से लिख दे रहे हैं। वह रासायनिक अपक्रिया है CuO प्लस H2। CuO प्लस H2 अपक्रिया करने पर बन गया Cu प्लस H2O। तो इसके पहले एक पॉइंट में हमने बताया था कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहां देखिए हाइड्रोजन अकेले था, इसमें का जुड़ गया? ऑक्सीजन। तो यहां हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और यहां देखिए कॉपर ऑक्साइड माने कॉपर के साथ क्या था? ऑक्सीजन जुड़ा था। यहां ऑक्सीजन साथ छोड़कर क्या गया? भाग गया। तो इससे ऑक्सीजन जब निकल गया तब क्या हो गया? अपचयन। माने ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना का कहलाएगा अपचयन। तो एक ही रिएक्शन में जो है दोनों क्रियाएं हो रही हैं, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो इसको कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। इसको क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको क्या कहा जाता है? रेडॉक्स अपक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा?
राइट आंसर। माने जिस अपक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है उसको क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, तो यह देखिए CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O में H2 क्या करता है? तो इसी टाइप का जो है हमने समीकरण इसके ऊपर भी लिखा था। CuO प्लस का लिखा H2 है, उसके बाद Cu और प्लस का है H2O। इसमें H2 क्या करता है? H2 यहां देखिए है H2, तो इसके पहले ही हमने आपको समझाया है। यहां देखिए ऑक्सीकरण, अपचयन, उत्प्रेरण, उदासीनीकरण। H2 यहां सिंगल है, इसमें क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन। तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण। इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। यहां आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। माने ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि नीचे की ओर तीर, यह नीचे की ओर तीर किसी अपक्रिया में आपको दिख गया, इसका क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ऑप्शन गैस, दूसरा द्रव, तीसरा अवक्षेप और चौथा का है विलयन। माने कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है किसी पदार्थ के नीचे, किसी पदार्थ के नीचे आपको ऐसे, किसी यौगिक के नीचे आपको ऐसे क्या दिखाई दे? तीर दिखाई दे। जैसे NaNO3 है, इसके नीचे क्या दिखाई दे रहा है? तीर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब NaNO3 एक ठोस पदार्थ के रूप में क्या बना रहा है? अवक्षेप बना रहा है। अवक्षेप का मतलब होता है किसी ठोस पदार्थ का बनना। तो उस अपक्रिया में NaNO3 एक ठोस पदार्थ के रूप में हो रहा है, जम रहा है, बन रहा है। तो वह क्या कहलाएगा? अवक्षेप कहलाएगा। और वह अपक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? अवक्षेपण अपक्रिया। यानी अब अवक्षेपण अपक्रिया को पहचानने का तरीका क्या है कि किसी यौगिक में, उत्पाद में नीचे की तरफ क्या बना हो? तीर बना हो, तो वह कहलाएगा आपका अवक्षेपण अपक्रिया कहलाएगा। तो इस प्रकार आपने साइंस के पहले चैप्टर रासायनिक अपक्रियाओं समीकरण का टॉप 30 क्वेश्चन बड़े ही विस्तार पूर्वक पढ़ा। तो इस वीडियो को आप 1 से 2 या 3 बार देख लीजिएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको इस चैप्टर से परेशानी नहीं होगी और आपके अतुलघु उत्तरीय क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने मित्रों, पढ़ने वाले साथियों सभी में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।